अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ में हुज़ीना सरफराज। दुआ गो कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ या किस तरह से आपकी मॉर्निंग उतनी गुड नहीं है तो आ गई हूँ जनाब आपकी मॉर्निंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। तो चलिए आप और मैं करते हैं अपने दिन का आगाज़ एक साथ, और अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए और हम सब जितने भी देखने वाले हैं हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। हमेशा से कहा जाता है कि जितने ज़्यादा आप ओरिजिनल होते हैं, जितने ज़्यादा आप रियल होते हैं, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में हमेशा से आपके अंदर की जो ओरिजिनलिटी है उसको कभी ख़त्म नहीं होने दें, क्योंकि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाता। जब आप अपनी मिसाल आप बनते हैं, किसी दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने अमल से ये साबित करते हैं कि आपका अपना एक वजूद है, आपकी अपनी एक शख्सियत है, तो यकीन जानिए कि आपका चाहे एक दिन का कोई कारनामा हो या आप सालों साल जो है वो अपने फ़राइज़ की अदायगी करें, तो कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, एक अच्छी मिसाल ज़रूर कायम करें जो दूसरों को जो है वो मुतासिर करे, दूसरों के लिए मोटिवेशन का ज़रिया बने, लेकिन कभी भी किसी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करें। कोशिश करें कि अपने रियल साइड हमेशा दूसरों के सामने रखें, ताकि जो है वो आपसे इंस्पायर हो सकें। हम माशरे की जब बात करते हैं, माशरे की काउंसलिंग की बात करते हैं, तो हमारे तालीमी इदारे इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, चाहे वो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे वो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उनकी बिल्डिंग फिटनेस के हवाले से। और अब प्राइवेट स्कूल्स पे एक नई शर्त जो है वो लागू कर दी गई है कि बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से ही लेना है, क्योंकि हम देखते हैं कि फैसलाबाद में तो एक ही डिपार्टमेंट मौजूद है, एक ही बिल्डिंग है, उसका अमला बहुत कम है। तो इतने कम अमले के साथ क्या ये पूरा जो लाहे अमल है, ये जो पूरी जो शर्त है, इसको प्राइवेट सेक्टर पूरा कर पाएगा या नहीं, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन लोधी, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ, वो भी इस मौजू का हिस्सा बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मिजाज कैसे हैं? बड़ी एफर्ट्स आप करते रहते हैं स्कूल्स के हवाले से, मौसम भी बदल रहा है, तो कैसी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जी बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, मौसम बहुत बेहतर हो रहा है और इसमें काम भी बेहतर हो रहे हैं। अब और काम बेहतर होने चाहिए, और आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट रहती है, और मज़ा तभी आता है जब हमारे बैठ के बात करने का कोई जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। लेकिन अब जो नई शर्त लागू कर दी गई है प्राइवेट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये शर्त जो है वो काबिल कबूल है, और इसकी शर्त के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो आसान अंदाज से पूरा हो सकेगा? जी नहीं, बिल्कुल। देखें, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हमारा 1984 है, इसमें गाहे गाहे अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। बाज़ तो अमेंडमेंट्स ऐसी होती हैं जिनका फ़ायदा पब्लिक को भी होता है और प्राइवेट स्कूल्स को भी होता है, लेकिन बाज़ अमेंडमेंट्स जो हैं वो इस तरह से कर दी जाती हैं कि वो करने वाले को भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं जी। और फिर जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो उसका ओवरऑल नुकसान होता है, डिपार्टमेंट को होता है, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स को होता है। फिर जब कुछ अरसे बाद उनको सोच आती है कि ये तो हमने गलत कर लिया था, अब इस फैसले को वापस ले लें, तो वो वापस तो ले लेते हैं वो फैसला, लेकिन उस दौरान में जो नुकसान हो चुका होता है, जो स्टूडेंट्स का नुकसान हो चुका होता है, जो प्राइवेट स्कूल ऑनर का नुकसान हो चुका होता है, जो डिपार्टमेंट का खुद अपना नुकसान हो चुका होता है, मतलब उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो जो भी फैसले करने चाहिए वो बड़ी सोच समझ के, और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको साथ बिठा के करने चाहिए। ये गवर्नमेंट को बारहा हम इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। ये जो अब एक नई शर्त आयद कर दी गई है दोबारा से कि आपने बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेना है जी। और उसके बाद फिर आपका प्रोसेस शुरू होगा जो रजिस्ट्रेशन या एक्सटेंशन का है प्राइवेट स्कूल की। ये फैसला एक दफा पहले भी हो चुका था जी। और उसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने खुद ये इनकार कर दिया था कि हम इतने प्राइवेट स्कूल्स को ये बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। 6000 के करीब स्कूल हैं प्राइवेट, और डिपार्टमेंट में जो यहां पे काम करने वाला अमला है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, वो चंद दर्जन होंगे लोग। बिल्कुल। और फिर उनका अपना काम इतना है, जो गवर्नमेंट का काम है उतना उन पे बर्डन है कि वो उसको करना उनके लिए मुश्किल है। ये प्राइवेट स्कूल्स को तो कर ही नहीं सकते। जब ये फैसला पहले आया था उस
वक्त भी हमने रजिस्ट किया था और उस वक्त फिर पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला वापस लिया था। अब दोबारा से ये नोटिफिकेशन कर दिया गया है और अमेंडमेंट कर दी गई है इसमें, और इसके लिए अभी तक जो नुकसान हो रहा है या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। तो तकरीबन हजारों में 1,500-2,000 फाइल जो है रजिस्ट्रेशन की या रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंशन की, वो पेंडिंग पड़ी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी। सिर्फ इसलिए पेंडिंग पड़ी है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो कोई फैसला अभी तक नहीं कर सका कि उसने ये बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट देना है नहीं देना है। तो इसके लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसकी एक मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट की खातून एक्सियन थी, वो भी तशरीफ लाई थी, लेकिन वो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। हम किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सके उसमें। उन्होंने वक्त मांगा था कि हमें वक्त दें, हम सोच के बताएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं हो सका। देखें, अब डेट आ चुकी है एजुकेशन बोर्ड की 9th और 10th के एग्जाम जो दाखिले जाने हैं उनकी, वो उस वक्त जाएंगे जब इन स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन या एक्सटेंशन हो चुकी होगी। देन वो जो बोर्ड है वो इनकी एफिलिएशन करेगा। बिल्कुल। जब एफिलिएशन करेगा फिर इन बच्चों के 9th और 10th के जो दाखिले हैं वो वहां एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का होने से ही जो है वो बच्चों के आगे बोर्ड के भी जितने भी आप बात कर रहे हैं उनके दाखिलों पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं जहांगीर के, एक शर्त तो लागू कर दी गई है, लेकिन क्या इस शर्त को लागू करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट एक अमले में कितने ही लोग होंगे और वो उन्होंने अपने सरकारी काम भी करने हैं और प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग्स की रजिस्ट्रेशन भी करनी है। तो ये सारे जब स्ट्रेटजी प्लान की जाती है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मलहूज़े खातिर रखते हुए जो है वो प्लान किया गया या ये शर्त लागू की गई? जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ और इस तरह के हुक्म सामने आ जाते हैं वो शाही फरमान बगैर किसी पेपर वर्क और बगैर किसी प्लानिंग के होते हैं। Exactly. हमने देखा कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो नाफज करने की कोशिश की गई थी कि सारे प्राइवेट गवर्नमेंट और हर स्कूल एक जैसा होगा, उसमें भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ना लेने के बायस वो अमल दरामद नहीं हो सका और वहीं कहीं कागजों में रुक गया और कहीं थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ नहीं हुआ। तो यही हाल इसी तरह का है कि कमर्शलाइजेशन का एक फैसला किया गया था कि एकदम से वो कहते हैं ना बम गिरा दिया गया प्राइवेट सेक्टर पर कि अपने बिल्डिंग्स को कमर्शलाइज करे। उस पर सिटी 41 ने भी प्राइवेट सेक्टर के साथ काफ़ी हाईलाइट इस इशू को किया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ ऐसे गली मोहल्लों में स्कूल बने हैं जिनके आगे सड़क ही उतनी खुली नहीं है जो कि रिक्वायरमेंट बेसिक है कमर्शलाइजेशन की। कि अगर आपकी सड़क आगे है ही नहीं, आप गली में स्कूल बना के बैठे हैं, तो वो कैसे कमर्शियल होगा? एक गवर्नमेंट के अपने बाईलॉज के खिलाफ है कि वो बिल्डिंग कमर्शियल हो। तो और पूरा रोड कमर्शियल होता है, कोई एक बिल्डिंग बेसिकली कि वो रोड कमर्शियल हो जाता है। तो आप कैसे पॉसिबल है गली मोहल्लों में बनाए गए जो स्कूल हैं और जिनकी तादाद फैसलाबाद में अगर टोटल 5,000 से ज़्यादा स्कूल हैं तो मेरा ख्याल है 3,000 से ज़्यादा स्कूल तो गली मोहल्ले में होगा। मेन रोड्स पे कोई 1,000-2,000 स्कूल होंगे। तो कैसे पॉसिबल है कि वो बिल्डिंग का मालिक अपनी बिल्डिंग पे कोई 25-30 लाख लगा के मिनिमम वो फिर उसको कमर्शलाइज करवाए? वो कहेगा भाई स्कूल खाली करो, मैं इसको किसी और जगह रेंट पे दे दूंगा, मुझे नहीं। तो वो काफी शोर मचा और डिमांड्स आई। उसके बाद गवर्नमेंट को स्टेप बैक लेना पड़ा और कहा कि नहीं, जैसे है वैसे चलने दे, जो कमर्शियल एरिया में है वो तो कमर्शियल है ही है और अदरवाइज जो स्कूल चल रहे हैं वो चलने दे। अब इसी तरह बिल्डिंग डिपार्टमेंट का है, पहले भी एक बार फैसला किया गया और बिल्डिंग डिपार्टमेंट कैसे पॉसिबल है जो कि सरकारी इदारों के काम बर वक्त नहीं कर पाता, तो प्राइवेट सेक्टर के 5,000 स्कूल्स के बिल्डिंग को अगर सर्वे करना पड़ जाए, उनको विजिट करना पड़ जाए, तो क्या इनके पास अमला मौजूद है? और अगर अमला मौजूद नहीं है तो कितना टाइम लगेगा इनको सारी बिल्डिंग्स को सर्वे करने में और उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने में? तो अगर 6 से 8 माह या 10 माह लग जाते हैं इनको सर्वे करने में सारी बिल्डिंग्स के, तो आपके एडमिशन तो 15 नवंबर से शुरू हो चुके हैं बच्चों के रजिस्ट्रेशन के, और 1,000 से ज़ायद फाइलें जो रुकी पड़ी हैं सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने की वजह से, उनके बच्चे कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन इंश्योर करवाएंगे? अब फिर सारा जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ जो भी ज्यादती या उन पर पॉलिसी नाफज की जाती है ना, उसका एंड रिजल्ट बच्चा होता है।
अब सारा असर, आपकी फीसों का मामला हो, बच्चे ने डिस्टर्ब होना है, आपके कोई देखें कमर्शलाइजेशन हो जाएगी तो फीस बच्चे की बढ़ेगी। बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी स्कूल ऑनर ने अपने स्कूल को कमर्शियल करवाना है तो उसका एंड रिजल्ट बच्चे पे फीस में जाएगा। अब अगर नया ये सिलसिला बिल्डिंग डिपार्टमेंट का कर रहे हैं तो आपको पता है कि सरकारी इदारे वैसे ही मशहूर हैं कि बगैर लेन देन के और लिए दिए कुछ काम नहीं होता। और काम आपको जल्दी करवाना है तो आपको फाइल में पहिए लगाने पड़ेंगे, और वो पहिए बाबा कायदे आजम की तस्वीर वाले होते हैं। तो हमारे यहाँ ये बड़ा गवर्नमेंट चीज़ों को स्मूथ करने की बजाय उनको डिले करती है और उनको बहाने बनाती है कि हम स्ट्रीमलाइन करने के नाम पर। हालांकि जो आपके इदारे पहले से आपने कंपनीज को रजिस्ट्रेशन दी हैं पाकिस्तान के कवानीन के तहत, वो अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो क्या वो ओरिजिनल होगा नहीं होगा, आप फिर उस कंपनी को पकड़ें। अब देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, क्या आपने कभी कहा कि उनके बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं हम उनकी डिग्रियों को नहीं मानते? ऐसा ही है। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल की डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के सर्टिफिकेट को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? हाँ। तो गवर्नमेंट के बड़े अजीब से लॉजिक्स होते हैं कि आप यहाँ कहें कि हम प्राइवेट सेक्टर के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको नहीं मानते। क्योंकि जहाँ हमारे यहाँ तालीम को और उसकी रसाई को आसान बनाना चाहिए, वहाँ पे इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आएंगी तो सर हम अपने स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल है उसको तो तारीख खुद अपने हाथों से कर देंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए ना, ये जहांगीर ने जो बात की है इन्होंने कि जो प्राइवेट कंसल्टेंट हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, जिनसे पहले हम बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेते थे, वो सिर्फ प्राइवेट नहीं है, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एफिलिएटेड हैं जी। और उनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कबूल किया है। या तो आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ख़त्म कर दें, ये तो उनकी भी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। तो ये इस तरह के फैसले जो हैं, जैसे जहांगीर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल जो इन पॉलिसीज़ का एंड रिजल्ट है उसका नुकसान या फ़ायदा वो स्टूडेंट को होता है। अगर ये चीज़ मद्देनज़र रख ली जाए, इनको पता हो कि ये बच्चे हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हम जो पॉलिसी बनाएंगे उसका नुकसान इन बच्चों को हो सकता है, इनका फ्यूचर तबाह हो सकता है, तो फिर इनको थोड़ा सोचना चाहिए और ये फैसले इस तरह के वापस लेने चाहिए। मैं तो आज भी आपके इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल की वसातत से, गवर्नमेंट से ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि ये फैसला वापस लिया जाए, चूंकि ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट दे ही नहीं सकता वो बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट इतने। ये 11 या 12 दिसंबर तक जो है वो बच्चों के दाखिले जाने हैं। हजारों की तादाद में तो ये पड़े हैं जो रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंशन की फाइलें जो पेंडेंसी में पड़ी हैं, ये उस वक्त तक ना विजिट कर सकते हैं, ना ये बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो सकते हैं। और फिर अलमिया ये है कि जो फाइलें बर वक्त प्राइवेट स्कूल ऑनर ने जमा करवाई थी ऑफिस में, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई उस वक्त? उस वक्त तो प्राइवेट फर्म्स को परमिशन थी कि वो दें और सर्टिफिकेट उनके साथ लगे हुए हैं। कम अज कम उन लोगों को, उन स्कूल्स को तो एक्सटेंशन या रजिस्ट्रेशन दी जाए जिन्होंने बर वक्त अपनी फाइलें जमा करवाई। उसके जब ये नोटिफिकेशन आया है उसके बाद वाली आप रोक लें, वो लेने बिल्डिंग डिपार्टमेंट से आप ये सर्टिफिकेट वो भी नहीं दे सकेंगे जितने वो लोग ये बचते होंगे वो फाइलें। तो इसमें आज मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये वापस लिया जाए फैसला और प्राइवेट फर्म्स को दोबारा से अलाउ किया जाए कि वो बिल्डिंग्स को विजिट करके वो बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करें ताकि इन बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो सके। बिल्कुल। और क्योंकि अगर हम बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं तो हमारी तरजीहात में सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन का मसला हो जाए या तालीमी इदारों को और भी बहुत सारे दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा, उसका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस हल के साथ हमें इस चीज़ को भी मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है उसे हम रिस्क पे नहीं रखें। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और तालीमी इदारों के हवाले से जहां हमारी रियासत की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम हर शहरी तक और हर आम आदमी तक जो है वो तालीम के हसूल को आसान बनाए, वहाँ पे ऐसी ऐसी शर्तें लागू कर दी जाती हैं जो बहुत ही मतलब इनलॉजिकल बात करें, क्योंकि आम भी अगर हम बैठ कर डिस्कशन करें तो कोई भी जब मसला हल किया जाता है तो उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि क्या ये इस तरह जो भी हम फैसला ले रहे हैं ये बर वक्त पूरा हो सकेगा, क्या हम जितने लोगों को इस काम के लिए तैनात कर रहे हैं वो इसके लिए काफ़ी हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम आम घरों में भी अपने मसाइल हल करते हैं, तो हम इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है तालीम की, तालीमी इदारों की, प्राइवेट सेक्टर की, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जब ये न्यू एक जो कंडीशन रखी गई है कि वो उनको अपनी जो बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेना है, तो क्यों इस चीज़ को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया कि वहाँ का अमला जो है क्या वो ये काम बर वक्त कर पाएगा, क्योंकि इसका अल्टरनेट जो इम्पैक्ट है वो हमारे स्टूडेंट के फ्यूचर पर जाएगा। और भी रजिस्ट्रेशन के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, और वो मसाइल क्या हैं इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे सर आपसे कि अगर रजिस्ट्रेशन के अलावा भी देखे जाए तो और भी बहुत सारे दीगर मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है हमारे तालीमी इदारों को। अगर स्पेशली हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हैं जो प्राइवेट स्कूल्स पे लगे हुए हैं, अब उसमें किसी किस्म की गवर्नमेंट ने कोई तमीज नहीं रखी कि एक स्कूल जो है वो 500 रुपया मंथली फी ले रहा है, एक स्कूल जो है वो 35, 40 या 50,000 रुपया मंथली फी ले रहा है, लेकिन जो टैक्सेस हैं वो एक जैसे रख दिए। मिसाल के तौर पे सोशल सिक्योरिटी है, अब जो स्कूल 500 रुपया फीस ले रहा है उसने भी अपने जो स्टाफ है उसकी सोशल सिक्योरिटी उतनी ही देनी है जितनी 50,000 रुपया फीस लेने वाला स्कूल दे रहा है, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है। इसी तरह से ओल्ड एज बेनिफिट है, यही रेशियो है वहां पे भी। और इसके अलावा आ जाए, हमने अपने स्कूल की बिल्डिंग पर, अपनी स्कूल की दीवार पर एक छोटी सी फ्लैक्स लगाई है अपने स्कूल की। पीएचए वाले आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और उनका लहजा ऐसा होता है कि जैसे वो अभी हमें पता नहीं क्या कर देंगे अगर ये फ्लैक्स का हमने उनको टैक्स नहीं दिया। अब फ्लैक्स है टोटल 500-700 रुपए की, जो उस पर वो टैक्स लगाते हैं वो लगाते हैं 20-22 हजार रुपया। अगर मतलब कहा जाए कि बहुत ज्यादा टैक्स है, वो कहते हैं जी नहीं हम उतार के ले जाएंगे जी, आपको हम कोर्ट में बुलवाएंगे जी। हमारे प्राइवेट स्कूल ऑनर्स जो हैं बड़े मासूम भी, और वो बेचारे इनसे डरते हैं कि ये इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे एक इदारे की रेप्यूट है इलाके में आके वो हमारे ये बोर्ड उतारें, हमारी ये फ्लैक्स उतारें, हमारे ये स्कीम्स जो उतार के ले जाए तो हमारी रेप्यूट खराब होगी। क्या कहेंगे लोग, तो कई तो डरते दे देते हैं इनको, लेकिन कई ऐसे इदारे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फिर उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है। इसी तरह से जो हमारा बिल्डिंग एक्साइज के टैक्सेस हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट वो भी कमर्शियल ले रहा है। वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी तो हो नहीं रही, या तो आप इसको कमर्शियल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दें कि ये कमर्शियल है, ये बिजनेस आप कर रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ये सर्विसेज के इदारे, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, इसी तरह से एजुकेशन जो है ये तो सर्विसेज हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं। और फिर इन इदारों को गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं करती, प्राइवेट स्कूल। जी, जी। फैसलाबाद में 2200 स्कूल अगर गवर्नमेंट का है तो 6000 स्कूल प्राइवेट सेक्टर में है जी। और ये 2200 स्कूल वो है जो अपनी तादाद पूरी कर चुका है बच्चों की, जहां अब बच्चों के एडमिशन के लिए गुंजाइश नहीं। अब जो 6000 बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में बैठा है उसने अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना है तो वो कहां जाएगा? क्यों नहीं इस बात को महसूस किया जाता कि प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट का बोझ अपने कंधों पे उठाया हुआ है और विदाउट एनी फंडिंग, बगैर किसी डोनेशन के, बगैर किसी फंड के आपको वो अपनी सर्विसेज दे रहा है प्राइवेट सेक्टर। और कहां दे रहा है? जहां गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं बना सकी जी, जहां गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स ही नहीं कि वो वहां जाके अपने सोर्सेज ही नहीं है कि वहां स्कूल बनाए, प्राइवेट सेक्टर ने वहां अपने स्कूलों का जाल बिछा दिया है और इंतहाई कम फीस के साथ। यकीनन ये दौर महंगाई का दौर है, इसमें
पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना, वो बेशक 500 रुपये हो या 50,000 रुपया हो, जिस लेवल की भी फीस है, जिस लेवल का भी इदारा है, परेशानी होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये तमाम टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएं तो प्राइवेट सेक्टर अपनी फीस जो है उसको कम करेगा। ये मैं आज इस चैनल पे बैठ के वादा करता हूँ आपके साथ। क्योंकि फीसेस का एक बहुत बड़ा कंसर्न इससे भी होता है, जैसे आपने कहा कि 500 रुपये से लेकर 50,000 तक, जाहिर बात है जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको उस लिहाज से जहांगीर लगता है कि फ़ीस बहुत हाई है। और बहुत सारे ऐसे हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ पर तो वालिदैन की मजबूरी भी है कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल में ही भेजना है, फिर फ़ीस का मसला आ जाता है। तो अगर एक पेरेंट जो है वो बच्चे की फ़ीस पे कर रहा है तो वो जो है वो तवक्को भी रखता है कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे को म्यारी तालीम भी मिले, स्कूल की तरफ से उसको वो सहूलियात भी मिले। लेकिन इन तमाम दौरानिए में जो पेरेंट शायद इस सब हालात से जो है वो बेखबर होता है कि खुद प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो कि अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो जितनी फीसें इकट्ठी करते हैं उतने अखराजात हो जाते हैं पूरे में। अगर वो स्कूल का मालिक अपनी तनख्वाह उसमें शुमार करे ना तो प्रॉफिट उसको बचे ही कोई ना। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो हैंड टू माउथ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसमें क्या मसला है कि अगर अच्छा इसमें क्वालिटी एजुकेशन का इन्हिसार भी इस पर है कि वो फीस कितनी ले रहा है जी। अब देखिए, आप बहुत कम फीस लेंगे और स्टाफ अच्छा नहीं रख पाएंगे क्योंकि अच्छा स्टाफ के लिए अच्छा पे करना पड़ेगा। और जो एक आम शिकायत है कि टीचर की सैलरीज बहुत कम होती है प्राइवेट सेक्टर में, ये उन सेक्टर की मोस्टली बात है जहां पर फीसें कम हैं। अब फीसें बढ़ाते हैं तो पेरेंट चीखते हैं, और फीसें ना बढ़ें तो सैलरीज वो कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे एक 5,000 का बैनर लगाएं, उस पर अगर 22,000 टैक्स लग जाए तो ये कितनी नाइंसाफ़ी है मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर के साथ, कि आपने अपने घर के बाहर अगर अपने नाम की तख्ती लगानी है तो उसके भी पैसे दें गवर्नमेंट को। कितनी ज्यादती और जुल्म है मैं समझता हूँ। इस हवाले से यकीनी तौर पर जैसे सदाकत लोधी साहब कह रहे हैं कि बड़े डरपोक कम्युनिटी है, और कभी मैं समझता हूँ कि इतनी यूनिटी के साथ इन्होंने नहीं किया कि वो स्टैंड लें और कहें हमने अपने जो स्कूल के बाहर एटलीस्ट बोर्ड लगाया उसकी कोई हमने फीस एडवर्टाइजिंग की नहीं देनी, वो तो हमारे स्कूल का एक नाम का बोर्ड है, वो तो लगाना ही लगाना है। अब देखें, मोहल्ले में या गली में या सड़कों में जो बैनर्स लगते हैं उनके आप लें टैक्स, किसने रोका है आपको? लेकिन किसी ने अपने घर के बाहर अगर अपने नेम प्लेट लगाई है, उसका बोर्ड लगाया है, तो उस पर भी टैक्स लेना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आपके किसी कमर्शियल रोड पे कोई बहुत बड़ा आपने जॉइंट साइज का कोई लगा दिया है बोर्ड, तो उसका तो टैक्स लें। लेकिन किसी ने गली मोहल्ले में अपने स्कूल के बाहर कोई सस्ता सा बैनर या पोस्टर या एक इवन बोर्ड भी लगा दिया है, तो उसका टैक्स आप उसी तरह से ले रहे हैं उनसे। ये तो मजीद इदारे पे जो है वो बोझ डालने वाली बात हो गई कि वो अपना इदारे के खर्चे भी बेयर कर रहा है। इस तरह के जो अखराजात है, जैसे कि नेम प्लेट की हम बात करते हैं कि यूजुअली एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि अगर एक बंदा अपने घर के बाहर अपने नाम की तख्ती लगा रहा है तो उसको अगर उसके भी पैसे पे करने पड़े तो ये यकीनन जाती है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और तालीमी इदारों के हवाले से बात करें तो तालीम हर शहरी का जो है वो फंडामेंटल राइट है। हमने हमेशा से तालीम के रसाई को आम करने पे और आसान बनाने पे जो है वो ज़ोर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जितने भी क्रूशल हालात हों, हमारी रियासत, हमारी स्टेट जो है वो इस तरह के फ़ैसले ले कि हर शहरी के लिए, हर बच्चे के लिए जो है वो तालीमी इदारों के दरवाजे जो है वो हमेशा खुले रहें और तालीम जो है वो बहुत आसान हो। तालीम आसान भी होनी चाहिए, म्यारी भी होनी चाहिए। और जहांगीर, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो तालीमी इदारों से बाहर हमें दिखाई देते हैं, सिर्फ इन्हीं जो है ना वजूहात की बिना पर। फीसेस ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट सेक्टर के अगर बात करें तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और गवर्नमेंट के स्कूल जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इन तमाम हालात में आपको क्या लगता है कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ से वो नजरें चुरा रहे हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को जैसे सर्विसेज की बात हुई कि उनको वाकई वो समझे कि गवर्नमेंट का वो जो बोझ है उसको शेयर कर रहे हैं। देखें, सिर्फ 2213 स्कूल फैसलाबाद में है गवर्नमेंट के, वहाँ पर तकरीबन
8.5 लाख बच्चा ज़ेर तालीम है सिर्फ फैसलाबाद में। प्राइवेट सेक्टर अगर 6,000 या 5,000 के दरमियान स्कूल हैं तो उसमें भी लाखों बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। वो अगर प्राइवेट स्कूल ना हो तो वो कहाँ जाएं बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने बच्चे पहले ही क्लासरूम से महरूम हैं। 1,000 से ज़्यादा कमरे बनाने की मज़ीद ज़रूरत है जो पहले से दाखिल बच्चे हैं उनको बिठाने के लिए, क्योंकि हमने कई बार सिटी 41 की स्क्रीन पर भी दिखाया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के पास बच्चों को बिठाने के लिए जगह नहीं है। अक्सर बरामदों में क्लासेज हो रही हैं, खुले सहन में हो रही हैं। अब देखें सर्दी के मौसम में जब बच्चों को बाहर खुले मैदानों में, दरख्तों के नीचे, बरामदों में या कहीं भी बिठाया जाएगा ओपन एयर में, और 4-4, 5-5 क्लासेस एक जगह बैठी होंगी, एक तो उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी पढ़ाई पे, और दूसरा बहुत सारे स्कूल हमारे 4 दीवारी से इवन महरूम हैं, जहाँ पर लोगों ने गुजरगाहें अपनी बना ली हुई हैं और लोग जानवर भी गुजर रहे हैं, लोग कूड़ा भी वहाँ पे फेंक रहे हैं। तो गवर्नमेंट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस काबिल नहीं है कि सबको अट्रैक्ट कर सके। अब बहुत सारे पेरेंट्स की पहली तरजीह प्राइवेट सेक्टर इसलिए होता है कि वो कहते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पे बच्चे को क्लासरूम मिलेगी, छत मिलेगी, बेंच मिलेगा बैठने के लिए, और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा कि अगर सर्दी है तो सर्दी से बचाव के लिए कमरे में बैठे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा अगर बाहर बैठा है तो उसको सर्दी भी लगेगी, स्मोक से भी मुतासर होगा और बीमार भी पड़ेगा, और अटेंडेंस भी उसकी कंप्रोमाइज़ होगी कि आपके बच्चे अगर बीमार हो रहे हैं तो छुट्टियां भी करेंगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की फैसिलिटीज़ में भी। अगर तो आप तमाम देखें, अब अगर प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट में पेरेंट को सारी सहूलियात मिलती हों तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा फ्री में अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़े। लेकिन अगर मुझे पता चले कि मेरे बच्चे को जाके ना तो बेंच मिलना है, ना उसको छत मिलनी है, उसने बाहर सर्दी में कपाते फिरना है 4-5 घंटे, तो मैं क्यों सफ़र करूंगा। मैं थोड़े से फाइनेंशियली अपनी जेब पे वो बोझ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा अच्छे माहौल में बैठ के पढ़े। जिनकी बहुत तो मजबूरी है जहांगीर, वो तो अपने बच्चों को जारी बात भेजेंगे, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत भी उसको पता है कि मैं खुद तंग हो सकता हूं, लेकिन वो फिर यही प्रेफर करेंगे कि अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में ही भेजें। और प्राइवेट स्कूल पे जो है वो अपनी एक मुश्किलात हैं, जैसे कि आप भी बात कर रहे हैं सर, आपने भी बात की कि आपने किया तो एक बर्डन जो है अपने कांधों पर लिया हुआ है, लेकिन बजाय आपके मसाइल का हल होने के वो जो है मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अब तक की गुफ्तगू से मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि हमारे हुकूमती इदारों के और हमारी एसोसिएशंस के दौरान जो है ना वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। जी बिल्कुल, असल में जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो जिनको मालूम होगी वही सही पॉलिसी बना सकेंगे, बिल्कुल वही एक सही रास्ता वो दे सकेंगे कौम को। जिनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता वो बड़े एसी वाले कमरों में बैठ के जो पॉलिसियां बनाएंगे, उनको क्या पता कि रूरल एरियाज में जो बच्चे रहते हैं और उनको कितना फासला तय करके छोटे बच्चों को स्कूल तक जाना पड़ता है, और प्राइवेट सेक्टर ने उनका वो फासला कम करके उनके डोर स्टेप पे उनको स्कूल दे दिया। तो ये कोई बुरा किया इन्होंने। इन बातों को समझने की जरूरत है। अब जहां टैक्सेस की बात हुई है, अब एक और जो है ना वो क़यामत तोड़ दी है प्राइवेट सेक्टर पे। ये बड़ी अजीब सी बात है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। जहांगीर साहब ने भी इस पे प्रोग्राम किए थे। पीने वाला पानी है, बच्चे घर में भी पानी पीते, स्कूल में भी पीते, घर में पिए तो उन पे टैरिफ और लगेगा, डोमेस्टिक लगेगा जी। स्कूल में पिएंगे आगे तो स्कूल पे वो टैरिफ कमर्शियल लगेगा। ये तो वो पानी था जो हमें वासा पानी देता था, और अब वासा ने क्या किया है कि पानी भी नहीं देना और इनसे टैक्स भी लेना है। किस चीज का टैक्स? कि आपने अपने घर में एक पंप लगाया हुआ है जो जमीन से पानी सक करता है। हाँ। अपने स्कूल में आपने पंप लगाया जो जमीन से पानी सक करके बाहर निकालता है, और हमने उसके ऊपर उसको साफ करने के लिए पानी को अपने वाटर जो फिल्टर प्लांट है वो लगाए हैं ताकि बच्चों को अच्छा फिल्टर वाला पानी मिल सके। अब वासा ने कि आपने अपने स्कूल में जो जमीन में लगाया है ना पंप, उसका भी बिल दें, और ना सिर्फ बिल दें, उसका डिमांड नोटिस भी दें। वो सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है वो डिमांड नोटिस उसका, और बिल भी उसका जो है हजारों में ले रहे हैं। अलमिया है,
अपने स्कूल में अपनी ज़मीन पे जो मैंने खुद खरीदी है, मेरी अपनी बिल्डिंग है, उसके अंदर वो पंप लगाए, ज़मीन से पानी सक करता है, मेरी वो ज़मीन है, उस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस तरह के टैक्सेस लगाएगी गवर्नमेंट तो फिर फ़ी भी इंक्रीज़ होगी, गरीब के बच्चे के लिए तालीम के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनाते वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ ज़रूर बिठाना चाहिए ताकि वो आपको जो ज़मीनी हकायक है वो बता सकें, फिर आप पॉलिसियाँ बनाएं। अगर आपने एजुकेशन को सस्ता करना है तो फिर इन एसोसिएशन के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको साथ बिठा के ये पॉलिसियाँ बनाएं। और सर, ये जो एक नई शर्त रखी गई है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कोशिश तो आपकी भी है कि जो है इस पे नज़रसानी हो हमारे इदारों की, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और जैसे अनकरीब बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो फिर उस सूरत हाल में जो है वो प्राइवेट स्कूल का क्या लाहेअमल होगा, वो क्या करेंगे? देखें, अभी जहांगीर साहब ने अपनी गुफ्तगू में हमारे लिए लफ्ज़ डरपोक इस्तेमाल किया कि ये डरपोक लोग हैं। जब इनके खिलाफ कोई इस तरह की पॉलिसी बनती है तो ये बाहर नहीं आते। देखिए, डरपोक शरीफ आदमी होता है, पढ़ा लिखा डरपोक होता है। हम इनके साथ बात करते हैं गवर्नमेंट के साथ पढ़े लिखे अंदाज में जी। इसलिए हम डरपोक हैं, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अगर आप शरीफ आदमी पे और पढ़े लिखे लोगों पर इस तरह का जुल्म करेंगे तो फिर वो शरीफ नहीं रहेंगे, फिर वो शरीफाना अंदाज इख्तियार नहीं करेंगे। हर काम आता है। हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट लीडरी की है, हमें सारे दाव पेच आते हैं। हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल ऑनर हैं वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़े और वहां ये सब कुछ स्टूडेंट यूनियंस में रहे, और फिर ये नहीं कि उनको उस अंदाज में बात नहीं करना आती। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का मसला ना बने, और बेहतर ये है कि टेबल टॉक के जरिए इन मामलात को हल कर लिया जाए, वरना जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास है सड़कों पे लाने के लिए, हमारे पास स्कूल ऑनर्स, हमारे पास हमारा टीचिंग स्टाफ, हमारे पास ग्रेड 4 का स्टाफ, हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स, वो हायर क्लासेस के बच्चे, हायर एजुकेशन के भी हमारे पास मौजूद हैं, बच्चियां हैं। जब इस तरह का आप जुल्म करेंगे तो फिर सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर कोई जुल्म सहता नहीं। कितना जुल्म आप कर लेंगे, फिर ये लोग बाहर आएंगे, ये सड़कों पे आएंगे, और ये 100-200 बच्चा या 100-200 स्कूल ऑनर्स नहीं, ये हजारों में स्कूल हैं, हजारों में स्कूल ऑनर्स हैं, हजारों में बल्कि लाखों में हमारा स्टाफ है और लाखों में ही बच्चे हैं। जब ये सड़कों पे आएंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा। इससे पहले कि ये मसला बने जी, इसको हल कर लिया जाए। और ज़रूरत भी जो है ना वो इस चीज़ के रियलाइज़ करने की बहुत अशद ज़रूरत है कि इस तरह के हालात जो हैं वो पेचीदा पैदा ही नहीं हो। और डायलॉग जो है वो एक बहुत ही जो है आसान अंदाज़ है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और वक्त रहते अगर मसाइल का हल कर लिया जाए तो उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि जितने भी हमारे स्कूल्स को या हमारे तालीमी इदारों को मसाइल दरपेश हैं उनका आसान अंदाज में हल हो, ताकि तालीम हर बच्चे की जो है वो उसके रसाई हो उस तक, और उसके लिए आसानी भी हो। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हम जहां पे बहुत सारे इदारों के हवाले से बात करते हैं तो कानून साजी करने वाले इदारों के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फैसलाबाद के अगर कोर्ट्स की बात की जाए तो आजकल जो है वो इलेक्शन का दौरा है, और चंबे के इलेक्शन जिसकी तारीख जो है वो 13 जनवरी अनाउंस की गई है, और उस हवाले से कैंडिडेट्स की किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं और बार को किस तरह के अभी तक जो मसाइल का सामना रहा है इन फ्यूचर वो मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है साजिद हुसनैन गिलानी है, उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अगर थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो पहले तो ये बताएं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कैंडिडेट्स कितना ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। जी, अब तो इलेक्शन का तकरीबन एंड वाली फेज़ आ गई है, तो एक्टिविटीज़ तो अपने रूज पे हैं। और अगर कैंडिडेट, क्योंकि सारी बात है कि सेक्रेटरी के लिए हैं, तो कौन सा विजन ऐसा है, जैसे हम देखते हैं कि आम इलेक्शन होती है तो हर पार्टी का एक मंशूर होता है, अगर उस हवाले से देखा जाए तो बाहर इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका क्या विजन होता है, वो किस तरह से अपने वोटर्स को कायल करते हैं कि वोट उनको कास्ट किया जाए? जी, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जनरली भी और हमारी बाहर में भी क़यादत संजीदा लोगों का काम है, लेकिन हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान में जिसके पास भी पैसे आ जाते हैं वो कहता है मैंने इलेक्शन लड़ना है। यही मसाइल की जड़ है। जो लोग कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए कुछ कर सकते हैं, जो बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, वो लोग पीछे चले जाते हैं, और जिन लोगों के पास कहीं से भी पैसा आ गया है वो कहते हैं जी हमने इलेक्शन लड़ना है और क़यादत हमें दी जाए। नतीजतन वो इलेक्शन तो जीत जाते हैं लेकिन मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमने एक एजेंडा तश्कील दिया है, उस पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम इसी एजेंडे पे आइंदा इलेक्शन भी लड़ेंगे सारे इंशाल्लाह ताला। और हमारे पास एक वुकला की वेलफेयर का एक एजेंडा है, उसमें चीदा पॉइंट्स ये हैं कि हमारा सबसे जो फोरमोस्ट जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इलेक्शन में अल्लाह तबारक तआला की ज़ात कामयाबी देती है तो हम सबसे पहले वुकला की पेंशन के लिए तहरक करेंगे और इंशाल्लाह ताला पेंशन लगवाएंगे उनकी। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं वो जब तक अपने फील्ड में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं वो तो अपना एक उजरत लेते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी पेंशन के हवाले से काम किया जाए। अगर हम थोड़ा सा यंगस्टर्स के हवाले से बात करें तो जो इस फील्ड में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सीनियर्स के साथ उस तरह से मिल बैठ रहे हैं और उनके मसाइल को हल करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जी, उनके भी मसाइल हल नहीं हो रहे, उसकी वजह वही है कि जो लोग हमारी बार में क़यादत के लिए आ जाते हैं आगे, उनका फोकस ही वुकला की वेलफेयर का नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर हमें मौका दिया गया तो हमारे टेनोर में जो जूनियर वुकलाज हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए एक तो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होंगी, लेक्चर सिस्टम होगा, बाकायदा उनको ट्रेन किया जाएगा, ना सिर्फ कानून की तालीम के हवाले से, कोर्ट्स में जो प्रोसीजर है उस हवाले से, बल्कि इस हवाले से उनको ट्रेन किया जाएगा कि उन्होंने अपने कैरियर को कैसे आगे लेकर चलना है, ज़िंदगी में प्रोफेशन में, वुकला के प्रोफेशन में रहते हुए तरक्की कैसे करनी है और फेयर मींस के साथ कैसे तरक्की करनी है, ये हमारा है। और इंशाल्लाह ताला उनको स्कॉलरशिप भी देंगे, जो न्यू कमर्स हैं उनको कम से कम 1 साल तो स्कॉलरशिप देंगे हम, क्योंकि जितनी चाहे हम मर्जी साजिशा पढ़ाई करके आए हों, जब प्रैक्टिस की बात आती है, जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए एग्जीक्यूट करना। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वेलफेयर का ये एजेंडा रहेगा कि आने वाले जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन किए जाए, तो एक कैरियर काउंसलिंग वैसे ही हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है क्योंकि एक डायरेक्शन मिल सके। और स्पेशली अगर बात करें नए आने वालों की, पहले से जो वहाँ पे वुकला मौजूद हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। पहले उनके हवाले से अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा मसला हमें देखने का मिलता है सिक्योरिटी के हवाले से कि खुले आम हम अक्सर बेशतर ये वाक़यात देखते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो वेपन के साथ अदालतों के अंदर घुस जाता है, खुले आम जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी भी करता है। तो सिक्योरिटी के हवाले से, वुकला की सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पूरे मुल्क में लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है, ये सारे उसी की ही बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कचहरी में भी फेस करने पड़ते हैं मसाइल। इसको इंशाल्लाह ताला ऐसे करेंगे कि पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग, वुकला की ट्रेनिंग, उनको ये समझाना कि अगर कोई भी स्टेप इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या बार की इंतज़ामिया लेती है तो वो वुकला की और जो आने वाले साइलिन हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है। हम इंशाल्लाह ताला स्कैनर्स जो हैं वो नस्ब करेंगे और एवरी पर्सन इंक्लूडिंग मी, वो जब वहाँ से गुजरेगा तो वो पूरी सर्च के साथ, और ये सिर्फ सोचने की बात है, जो अगर किसी की, जिसको हम उर्दू में जामा तलाशी कहते हैं या उसको कहते हैं स्कैनिंग कहते हैं, वो सब के फ़ायदे के लिए है। बाज़ लोग इसका बुरा मना जाते हैं कि हमारी जो है वो स्कैनिंग क्यों हो रही है,
इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर करेंगे और इन मसाइल से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है हम छुटकारा पा लेंगे। तो अभी तक जारी बात है कि ये एक बड़ा हसास इदारा है, ये तो आप इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप इलेक्ट होके आते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे काम किया जाएगा। तो अभी तक इन तमाम मसाइल की क्या वजह है, आपको क्या कहाँ लगते हैं कि कहाँ पे हमारी इंतज़ामिया लैग कर रही है? सिक्योरिटी का निज़ाम जो है उसका मजबूत होना और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जो अगर आप खुल के बात करें तो सारा निज़ाम ही मफलूज हो चुका है। ऊपर से नीचे तक जो हमारे सरकारी अदारे हैं वो सारे करप्शन पे लगे हुए हैं। कोई भी आदमी अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो इंटेलिजेंस अदारे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, चाहे वो पुलिस का निज़ाम है। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह अंजाम दे तो ये मसाइल तो कोई मसाइल नहीं है। इन्हीं मसाइल के हल के लिए उनको रखा गया है, इन्हीं मसाइल के हल की उनको तनख्वाह देते हैं। जो अवाम के टैक्सों से पैसा इकट्ठा होता है उन पे बेदर्दी से लुटाया जा रहा है। मैं कहता हूँ वो जो उनकी असल ड्यूटी है वो तो करते ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत काम करते हैं तो उसकी वो पैसे लेते हैं। यही मसाइल की जड़ है। अब ऊपर से नीचे तक ये आप कह लें इसको, ये सरतान ही बन गया है। कोई भी बंदा, ख़ासकर जो सरकारी हाई अप्स हैं, सबको पता है कि उनके नीचे करप्शन का बाजार गर्म है। कोई बंदा अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। हम तो एक अलम लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह ताला अपने अदारे में बेहतरी लेके आएंगे। जो हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है इंशाल्लाह ताला उसको भी बेहतर करेंगे। जो लोगों को वकला से शिकायत है उनका अजाला भी करेंगे, वकला के मसाइल को भी हल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे। हम इंशाल्लाह ताला जो बातें कर रहे हैं बाकी लोगों की तरह ये नारे नहीं होंगे, इंशाल्लाह ताला इनको पूरा करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मसाइल में एक ये भी मसला है कि कोई बंदा एक नारा लेके आता है मैदान में, लोग उसको कबूल कर लेते हैं, उसकी पजीराई करते हैं, लेकिन वो बाद में वो बातें ही रह जाती हैं। सबसे बड़ा हमारे सामने जो अवामी पजीराई हुई पिछले चंद सालों में वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की हुई। उनको लोगों ने बहुत पजीराई दी, उन्होंने बहुत बातें की। हम वकला भी उनके ट्रैब में आए, बहुत ज़्यादा उनके लिए स्ट्रगल की, लेकिन जो ही वो बहाल हुए उन्होंने अवामी वेलफेयर का कोई एक काम भी नहीं किया। उन्होंने हमसे वादा किया था, हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की वजह से फैसलाबाद में हमें परवेज़ इलाही साहब जो उस वक्त सीएम थे हमें हाई कोर्ट का बेंच दे रहे थे। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से वो पेशकश ठुकरा दी। लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए, हमारा बार का वफद, मुझे याद है उस वक्त फवाद अहमद चीमा साहब हमारे सदर थे, उनकी क़यादत में गए और उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को कहा कि हमने आपकी वजह से ये बेंच ठुकराया था, अब आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप उस वक्त ले लेते। हाँ। इस तरह के मसाइल हैं कि हम किस पे एतबार करें, किस पे ट्रस्ट करें। इसलिए हम दोस्तों ने मिलकर यही नतीजा निकाला है कि हम खुद मैदान में आएंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम मैदान में आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे और ये साबित करेंगे कि हर आदमी जो है वो बातें नहीं करता, कुछ लोगों पे ट्रस्ट किया भी जा सकता है और वो अपनी बातों को अमली जामा भी पहनाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात की, अगर हम किसी के लिए किसी पे एतबार करके और उसके लिए बिल्कुल काविशें भी करते हैं और फिर जब एक कामयाबी मिल जाने के बाद वो अपना कदम पीछे ले लेते हैं तो वो बड़ी एक हार्ट ब्रेक सी सूरत हाल होती है। और जारी बात है उस चीज़ से गुजरे हैं तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिन लोगों की उम्मीदें आपके साथ वो बसते हैं उनके साथ हो। आपने हाई कोर्ट बेंच की बात की है, तो अगर उस टाइम पे ये एक ऑफ़र थी और आपने नहीं ली, जाहिर है उसके पीछे कुछ वजूहात होंगी, तो आप कितना इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि इस टाइम पे इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि आपको अपने केस की सुनवाई के लिए बार बार वकला को लाहौर जाना, जितने साइलिन हैं उनके लिए भी बड़ा दुश्वारी का ये एक पूरी सिचुएशन बन जाती है। तो इस टाइम पे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच जो है उसे तश्कील दिया जाए? एक तो मैं ये क्लियर कर दूँ, मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब की शख्सियत को समझाने के लिए और ये कि बंदे कॉल के पक्के नहीं होते वो बताने के लिए कहा, उस वक्त भी वकला की क़यादत का वो फैसला सही था। हमारा मकसद हाई कोर्ट बेंच जो है वो बाद में है, पहले आइन और कानून के साथ हमने खड़े होना है बतौर वकील। उस वक्त हम आइन और कानून के साथ खड़े थे, उस वक्त हमें जो भी ऑफर आई हमने वो ठुकरा दी। हाई कोर्ट बेंच हमारा बुनियादी हक है, इंशाल्लाह ताला वो लेंगे। उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सबको अब तो पता चल गया है, हाई कोर्ट के जजेस ही उसमें सबसे बड़ी रुकावट है कि उसमें लॉबी है एक, वो चाहते हैं कि जो आप कह लें कि उधर उनके पास जो काम का रश है वो फैसलाबाद शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि मोर देन 50% काम फैसलाबाद के है। जो लाहौर में बड़े चैम्बर्स हैं वो,
और एक मखसूस लॉबी है, वो नहीं चाहती कि फैसलाबाद में बेंच बने। लेकिन ये भी कभी हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला की मदद से ये होगा, ज़रूर होगा कि लोग जो मर्जी सोचते रहे, जो ये नहीं हो सकता जो मुफाद परस्त लोग हैं उनकी वजह से जो हक और सच की लड़ाई है वो हार जाए। ऐसे नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन हमारी ही फतह होगी और वो बेंच बनेगा। वो लोग फिर फैसलाबाद में जगह ढूंढते फिरेंगे। एक तो ये अगर जैसे आप बात करें कि एक लॉबी है, ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि जैसे घर के सरबराहान अपनी जिम्मेदारियों से आंख चुरा लें, और जब भी हक और सच की जंग की जाती है तो हमारे दीन में भी कहा जाता है कि इसमें जहाद जब भी आप शुरू करते हो तो उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जो फतह है वो आपका नसीब इंशाल्लाह ज़रूर बनती है। तो जहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे पूरी एक वकला की कम्युनिटी वो काम कर रही है, सर तोड़ काविशें कर रही है अपने मसाइल को हल करने के लिए, हमारे जजेस का उसमें कितना अहम किरदार हो सकता है अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को आसान अंदाज से पूरा करें। हमारी सबसे पहले जो रुकावट आती है हाई कोर्ट बेंच में, वो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है। फिर उसमें जो फुल कोर्ट उनका हुआ था उसमें भी उन्होंने ये कहा कि फैसलाबाद में बेंच की ज़रूरत नहीं। अपने उसी फैसले को फिर उन्होंने मलक अमजद साहब जो साहब का प्रेसिडेंट है फैसलाबाद बार के, उनकी काविशों से ये हुआ कि उन्होंने अपने उस फैसले को खुद ही चेंज कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान में कानून को तो ये इन्होंने बना लिया है, मोम की नाक बना लिया है, जिधर को दिल करता है मोड़ लेते हैं। फिर फैसलाबाद में ऑर्डर कर दिया था उन्होंने, फैसलाबाद मेरा 5 डिवीजन्स में उन्होंने कर दिया था, रजिस्ट्री ब्रांच हाई कोर्ट की जो थी उसको मंजूर कर दिया था। तो फिर बाद में हमारे जो सीनियर वकला हैं उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। वो फिर हमने रजिस्ट्री ब्रांच का जो ऑर्डर था वो हमने मंजूर नहीं किया। यानी वो खुद ही फैसला करते हैं, खुद ही उसको चेंज कर देते हैं। हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, उसमें हमें जो मसाइल आ रहे हैं उसमें हमारी जो फैसलाबाद की सियासी क़यादत है वो भी पूरी तरह कोई हमारा साथ नहीं दे रहे। मैं इस फोरम से उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जो जमाती वाबस्तगियाँ हैं उनको बालाए ताक रखते हुए मेरी तमाम जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, वो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, JUI है, सब के कायदीन से दरख्वास्त है। हमारे जो चैम्बर के दोस्त हैं वो हर दफ़ा फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ शाना बशाना होते हैं। उनको चूँकि इदराक है, जो कारोबारी लोग हैं वो लिटिगेशन के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि पूरा दिन भी ज़ाया हो जाता है उधर से जाके। फिर सबसे बड़ा जो इशू है, हम यहाँ से तैयार हो के सुबह सवेरे निकलते हैं, उधर जाके हमें पता चलता है जी आज केस लेफ़्ट ओवर हो गया जी, नेक्स्ट डेट पड़ गई। तो उनको पता है कि वसाइल का और वक़्त का ज़िया है, वो हमारे साथ होते हैं, हमारी सियासी क़यादत हमारे साथ नहीं है। मैं इस फोरम से उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों। ये तो चंद दिनों में मिल जाएगा अगर सारी क़यादत जो है फैसलाबाद की जो है वो दयानतदारी से हमारा साथ दे। हमने तो इस काज को लेके आगे चलना ही है। हमारा जो भी ओहदेदार आता है, हम हैं, हमारे बाद आने वाले, वो सब इस काविश में लगे रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच इंशाल्लाह काम शुरू कर दे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत एक जिसको कहते हैं कि बुनियादी ज़रूरत है, ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि केस से जुड़े हर उस शख्स के लिए जो किसी न किसी अपनी गर्ज से कोर्ट कचहरी का जो है वो रुख करता है। मज़ीद हमारे कोर्ट्स को किस तरह की सहूलियात का जो है वो मैसर आनी चाहिए और किस तरह की सहूलियात का फुकदान है, इसी हवाले से बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं अपने वकला के हकूक़ के हवाले से कि वकला के हकूक़ भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी उनकी ज़िम्मेदारियां हैं हमारे शहरियों को इंसाफ दिलाने की। क्योंकि जो इंसाफ के सफ़ीर हैं, अगर वही इंसाफ से और हक़ से महरूम हों तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता। और जिस तरह से अब इलेक्शन का दौर है और बार इलेक्शन जो है वो बहुत करीब हैं, इसके बाद उम्मीद करते हैं कि हमें मुस्तकबिल में बहुत ही आसान जो है वो तब्दीलियाँ देखने में मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे मसाइल जिन पे अभी तक आवाज़ नहीं उठाई गई उन पे आवाज़ उठाई जाएगी। और वकला के जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं वो उन सबको हासिल होने चाहिए। अगर उनको उनके हक बर वक्त मिल सकेगा तभी वो इंसाफ जो है वो अपने शहरियों तक पहुँचा सकेंगे, अपने साइलिन तक पहुँचा सकेंगे। और इस हवाले से हम मज़ीद बात करने के लिए जो है वो यहाँ पर हमने मदऊ किया हुआ है साजिद साहब को। और साजिद साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने बहुत सारे मसाइल के हवाले से बात करते हैं
लेकिन कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इन्हीं तमाम मसाइल में से एक मसला हमारे यहाँ हमने देखा है कि पार्किंग का भी बहुत बड़ा इशू है। पार्किंग एक वो चीज़ है कि ज़ाहिर बात है, कोई बाइक पे आता है, कोई गाड़ी पे आता है, उसने कहीं ना कहीं आके उसको पार्क करना है। तो अभी तक यहाँ पे फैसलाबाद में वुकला के लिए पार्किंग प्लाजा क्यों नहीं बनाया गया, और पार्किंग का इतना मसला जो हम हर रोज़ देखते हैं वो क्यों नहीं अभी तक हल हो सका? जी, पहले तो मैं अपना वो एजेंडा जो था उसके जी दो जी पॉइंट्स बिल्कुल रह गए हैं वो बिल्कुल कंप्लीट कर दूं। बिल्कुल जो पहला पॉइंट था मेरा वो ये था कि वुकला की पेंशन इंशाल्लाह जी लगवाएंगे। सेकेंडली था जो नौजवान वुकला है, न्यू कमर्स, उनके लिए ट्रेनिंग का आपने ट्रेनिंग बोला था। वर्कशॉप्स और उनके लिए स्कॉलरशिप। थर्डली जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो बाहर में मौजूद डिस्पेंसरी है उसको हाँ। इंशाल्लाह अपग्रेड करके उसको हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और फोर्थली जो है हम इंशाल्लाह ताला एक वुकला वेलफेयर ट्रस्ट बनाएंगे जो कागजी नहीं होगा, जो इंशाल्लाह ताला पूरी तरह उस पे उसके जो बार के मेंबर्स हैं उनको ट्रस्टी बना के, जो भी लोग विलिंग हैं, जो हमें नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग हैं बाहर में जो वेलफेयर का काम करना चाहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल उनको इंशाल्लाह उसमें ट्रस्टी बना के वो ट्रस्ट उनके हवाले कर दिया जाएगा। मैं भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक ट्रस्टी, एक मेंबर के तौर पे होऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें जो वुकला के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक फ़ंड कायम किया जाएगा जो वुकला की जब कभी किसी को ज़रूरत हो तो उनको असिस्ट कर सके। ये और है। ऐसे वकला जो अभी बिल्कुल न्यूली हैं और वो इतना अफोर्ड नहीं करते हैं कि वो आएँ और अपने लिए चैम्बर को जो है वो अपना चैम्बर बना सके, क्योंकि चैम्बर का भी एक बहुत बड़ा जी। मसला है जो हमें दिखाई देता है। तो क्या ये जो फंडिंग का पूरा प्रोसेस होगा इसमें इन पॉइंट्स को भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? चैम्बर्स के हवाले से जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो भी कोशिश कर रही है। हम इंशाल्लाह ताला ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ना, ये तो किसी एजेंडे के बगैर भी हमारे एजेंडे पे हैं। मसलन पार्किंग का इशू बहुत बड़ा इशू है। हमारे जो 2 साल पहले आए थे सदर साहब अख्तर विर्क साहब, उन्होंने उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाए थे। तो जब तक पार्किंग प्लाजा नहीं बन जाता उस वक्त तक तो ये मसाइल जो है इसको हम बेहतर कर सकते हैं, इसको 100% उसका सलूशन नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला उसमें पार्किंग प्लाजा भी हमारे जहन में है, और जो मौजूदा जितनी जो स्पेस है पार्किंग की उसको अगर अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो उससे भी मेरा ख्याल है 60-70% जो है मसाइल वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह पार्किंग के। तो ये एक मतबादल रास्ता तो है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ज़ाहिर बात है कि अगर फ़ंड्स की भी बात की जाए तो हो सकता है इसमें शायद कोई फ़ंड्स के हवाले से कोई मुश्किलात हैं कि उस तरह से फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे बार को कि वो अपना प्लाज़ा वगैरह बना सकें, और पार्किंग का मसला तो अभी तक इस हवाले से कोशिशें की ही नहीं गई हैं। ये मसला जो है इसको रेज़ ही नहीं किया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये जो है हमारी इंतज़ामिया की लापरवाही है या जितने भी अभी तक बार में बैठे नुमाइंदगान हैं उनकी लापरवाही है? सबसे ज़्यादा देखें बार में जो लोग आते हैं वो अपना कोशिश तो करते हैं, उसमें मैंने पहले ही अर्ज़ कर दी थी कि ये चूँकि संजीदा लोगों का काम है, लेकिन संजीदा लोगों की बजाय पैसे वाले लोग आ जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ और होती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ही मेरिट का कत्ल है। तो किसी भी जगह पे मेरिट नहीं है, वोट देते वक्त भी जो है वो मेरिट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर हम मेरिट पे अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करते रहे, मैं तो खुद कई जगह पे जाता हूँ तो मैं ये नहीं कहता मुझे वोट दें, मैं कहता हूँ जी जितने बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से जो बंदा बेहतर है उसको वोट दे दें। अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन पहले छानबीन कर लें। हाँ जी। मेरा माजी देख लें, बाकी लोगों का करैक्टर देख लें, प्रोफाइल देख लें, ये देख लें कि कौन बंदा जो है वो कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस बंदे को आप मुंतखब कर लें। मसाइल का हल मेरे जितने में नहीं है, मसाइल का हल मेरिट में है। बिल्कुल। देखें मेरिट पे लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया, एक तो ये इशू है। दूसरा जो मसला है वो डेफिनेटली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, बंदे आते हैं, हमारा निज़ाम जो है वो ये फरसूदा हो चुका है, ये मफलूज है, ये फेल सिस्टम है। ये इतना कि डिलीवर कर सकता है जितना हम देख रहे हैं, इससे ज़्यादा ये डिलीवर नहीं कर सकता है। इसको रिकंडीशन करने की ज़रूरत है, इसको नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है, इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये निज़ाम हमने देख लिया है, मोर देन 70 ईयर्स हो गए हैं। ये निज़ाम दिन ब दिन इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी परसेंटेज कम होती जा रही है बजाय बढ़ने के। बाकी दुनिया के मॉडल्स देख लें, इसको किसी तरह से बेहतर कर लें,
इस मुल्क को अगर चलाना है तो ये ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि ये हमारे रियासत का एक बहुत अहम पिलर है। अपने कानूनी इदारों को मुस्तहकम करना, कानून की पासदारी करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जो कानून चलाने वाले इदारे हैं वो ही अपनी इस तरह की सियासती रविशों में पड़े रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये कारवां कहीं ना कहीं जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। बहुत सारे मसाइल की जैसे आपने भी बात की है। और जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की तो एक बड़ा आम इलेक्शंस में कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और ये सब चीज़ें। क्या जब बाहर इलेक्शंस होते हैं तो इसमें भी ऐसे इश्यूज जो है वो उठाए जाते हैं कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होना चाहिए? किस तरह का निज़ाम है, किस तरह की स्ट्रेटजी सारी प्लान की जाएगी? जी, फ्री एंड फेयर तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि पहले हमारे इलेक्शन में बहुत ज़्यादा आप उसको कह लें धांधली होती थी, लेकिन फिर हमारे एक सदर साहब आए, राना अली बास खान साहब, वो एक्स MPA भी हैं, उन्होंने अपने दौर में इसको सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज किया। अब हमारा जो वोट है वो बायोमेट्रिक पे डलता है वकला का। ये उसमें भी कुछ है, तो हमें पता चलता रहता है, कई दोस्त बताते हैं कि जब वो गए थे बेसिकली तो उसमें तो धांधली 0% होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहते जब हम गए तो हमारा वोट डल चुका था। मतलब हम पाकिस्तानी कहीं ना कहीं जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो एक तो उनकी मेहरबानी राना अली बास साहब की कि उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई हमारे। मैं तो नाम लेकर जो भी बंदे ने बेहतर काम किया है उसका बताता हूँ कि ये इस बंदे ने बेहतरी के लिए। देखिए ना, हमारी बार में SM इकबाल साहब जो थे सदर, आज उनको सदर बने 2010 में बने थे, 13 साल हो गए, लेकिन आज भी याद करते हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए थे। जो बंदा बेहतरी का काम करता है लोग उसको याद करते हैं। तो हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत बहुत ज़्यादा जो धांधली वो कम होगी। हम इंशाल्लाह ये प्लान कर रहे हैं, अल्लाह ताला अगर हमें कामयाबी देता है तो हम जो बायोमेट्रिक सिस्टम बना हुआ है उसका फोरेंसिक ऑडिट करेंगे। उसमें जो भी लोग कुछ चंद एक हैं जिनके वोट्स आप समझ लेंगे जाली बने हुए हैं, उनको पकड़ेंगे, उनको सिस्टम में से निकालेंगे, उनके खिलाफ FIRs देंगे, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको समझ लग जाए कि आइंदा से ऐसा कोई काम ना हो। इंशाल्लाह ताला इसको फूल प्रूफ करेंगे। धांधली को हम इंशाल्लाह 0% पे ले जाएंगे इलेक्शन में। बाहर के इलेक्शन में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के बाद जो है वो जो जाली वोटर है वो 0 हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बायोमेट्रिक सारा सिस्टम है तो इसके लिए तो ऑब्वियसली पहले रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका होगा या रजिस्ट्रेशन पहले बने हुए हैं सारे? ठीक है, मतलब जितने भी न्यू कमर्स हैं या अभी के हैं वो सब वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम देखते हैं कि हमारी डिफरेंट तरह की जो FIR हैं या फिर हमारी ड्रग्स कोर्ट हैं, कंज्यूमर कोर्ट हैं, ये बड़ी दूर दूर हैं, तो इनको आपस में करीब करने का क्या कोई ऐसा इस हवाले से भी एजेंडा बनाया गया है? इस हवाले से भी बातचीत हुई है? और इन फ्यूचर क्या कुछ इस तरह की लाहे अमल हमें देखने में आएगा कि हमारे कोर्ट्स जो है वो करीब कर दी जाएंगी? जी, उसमें हमारा ये बड़ा दरीना मुतालबा था कि तमाम कोर्ट्स एक जगह पे हों। उसमें 2 साल पहले तकरीबन ये मंजूर हो चुकी हैं। सेशन कोर्ट की बैक साइड पे सरकारी बिल्डिंग है वो हमें अलॉट हो गई थी। उसमें इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है तो हमारे टेन्योर में इंशाल्लाह वो कंप्लीट होकर कोर्ट्स इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तमाम कोर्ट्स एक ही जगह पे आ जाएंगी। ड्रग कोर्ट भी इधर आ जाएगी, कंज्यूमर कोर्ट भी इधर आ जाएगी और बैंकिंग कोर्ट्स भी इंशाल्लाह इधर प्रेमिसेस जो हमारा है कोर्ट्स का, इधर ही सारे कोर्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि बड़ा ये ज़रूरी होता है कि आपके इदारे एक जगह पे मौजूद हैं तो लोगों के लिए भी अप्रोच करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हमारे यहाँ जो है वो पहले ही कानून की इतनी कोई हम देखते नहीं है कि लोग पासदारी करते हैं या कानून को फॉलो करते हैं। उस सब में जो है हमारे इदारों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इदारों के जो इंटरनल मसाइल हैं उसका हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आप विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सीरियल 10। बार के इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है 13 जनवरी और उम्मीद की जा रही है कि हमेशा की तरह जैसे बहुत ज़्यादा नारे लगाए जाते हैं तब्दीली के, बेहतरी के, तो हम देखें कि हमारे जितने भी कानून साज इदारे हैं, हमारे कोर्ट्स हैं स्पेशली, इनके अंदर जो मसाइल हैं उनको वक्त के साथ हल किया जाए। और इन्हीं मसाइल में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के हवाले से तो हमारी बहुत सारी ऐसी यंगस्टर हमारे लॉयर्स हैं जो
इस फील्ड में आ रही हैं, अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं, तो उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके हवाले से किस तरह के लाए अमल हमें देखने में मिलेंगे और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो उनको दरपेश हैं, उसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। तो सर, अगर हम बात करते हैं अपनी फ़ीमेल के हवाले से, तो एक तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो इतना मतलब ऐसे शोबे में काम कर रही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, थ्रेट्स भी होते हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं। तो फीमेल लॉयर्स के हवाले से किस तरह के आपने एजेंडा रखा है, या कौन से ऐसे मसाइल हैं जो उन्हें अभी मौजूदा वक्त में दरपेश हैं और उनका हल जो है वो मुस्तकबिल में किया जाएगा? जी, ये बड़ा अहम इशू आपने रेज़ किया है। मेरी चूँकि सपोर्टर्स में ख़वातीन की अक्सरियत है, मेरी मिसेज़ भी एडवोकेट हैं, माशाल्लाह। वर्किंग हैं, मुझे ख़वातीन के मसाइल का बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा पता है। इंशाअल्लाह ताला वो मैंने कल भी एक प्रोग्राम था परसों, उसमें बताया कि जिस तरह होता है इंटरनेशनली कि ये साल माहौलियात का है, ये साल जो है ये ग्रीनरी का है, ये साल इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर को हम ख़वातीन के साल से मंसूब करेंगे इंशाअल्लाह। और उसमें ख़वातीन की बेहतरी के हवाले से कोई ना कोई बड़े प्रोजेक्ट्स इंशाअल्लाह एक दो जो हैं वो लाजमी करेंगे। उनके मशवरे से इंशाअल्लाह कुछ ज़हन में भी हैं, उसमें ख़वातीन की ट्रांसपोर्ट का भी हो सकता है जी। कोई और भी जो वो ख़वातीन बेहतर समझे। मैंने इम्पोज नहीं करना उन पे, वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनके ख्याल में उनकी बेहतरी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो छोटे छोटे मसाइल हैं, इस वक्त जो बारूम है वो पुराना है, उनका वो छोटा है, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़वातीन की अराउंड 700 प्लस तादाद है फैसलात बार में। तो एक तो उनको फैसिलिटेट करेंगे कि उनके बारूम को एक्सटेंड करेंगे, हाँ। कम अज़ कम डबल जो है इंशाल्लाह उनको कैपेसिटी जो है वो करेंगे इसकी मौजूदा लेडीज़ बारूम की। फिर ये करेंगे कि जो है डे केयर सेंटर है उसके बारे में काफ़ी शिकायत आ रही हैं, किसी ने उस पर फोकस नहीं किया, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। इंशाल्लाह ताला उसको बड़ा भी बनाया जाएगा, उसको इम्प्रूव भी किया जाएगा, उसको 2 हिस्सों में कर दिया जाएगा। जो इन्फेंट्स हैं जी। उनका अलहदा होगा और जो बच्चे थोड़े बड़े हैं हाँ। उनका अलहदा इंशाल्लाह बनाया जाएगा, क्योंकि ये अब एक अहम आप कह लें कि मैटर है, इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। तो मैं नहीं समझता कि अभी तक ये उनका ये मुतालबा हल क्यों नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला मैं उनका ये जो मुतालबा है ये इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरा करूँगा। डे केयर सेंटर को इम्प्रूव भी करेंगे, बड़ा भी करेंगे, 2 हिस्सों में कर देंगे उसको, और जो लेडीज़ बारूम है उसको भी एक्सटेंड करके उसको डबल कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। लेडीज़ बारूम तो है, लेकिन अगर हम देखें कि जैसे हमारे मेल वकला के चैम्बर्स बने होते हैं, इस तरह लेडीज़ के लिए चैम्बर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी भी रखना चाहते हैं। तो आप किसी दूसरे के चैम्बर में बैठ के अपने आने वाले क्लाइंट को शायद उतनी बेहतर अंदाज में नहीं सुन सकते जितना आपके पास अगर अपना चैम्बर मौजूद है और एक आपके पास एक प्राइवेसी भी है, एक वैसा जो है वो इन्वायरमेंट भी है। क्योंकि ख़वातीन के साथ ख़वातीन स्पेशली अगर क्लाइंट्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो इस हवाले से क्या काम किए जाएंगे और अब तक इक़दामात क्यों नहीं किए गए हैं ख़वातीन के चैम्बर्स के हवाले से? जी, मेरा जो है ये प्लान में शामिल है कि इंशाल्लाह अगर हमारे टेन्योर में बिल्डिंग बनी तो एक पूरा फ्लोर जो है वो ख़वातीन को अलॉट किया जाएगा। पहले भी ख़वातीन का मुतालबा था, जो लास्ट टाइम बिल्डिंग बनी थी, कि हमें एक फ्लोर दे दिया जाए। वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला ये मेरा उनसे वादा है कि मेरे टेन्योर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक नए जो बिल्डिंग है, चैम्बर्स जो हैं वो बनाए जाएँ, और वो जो बिल्डिंग होगी चैम्बर्स की उसमें ख़वातीन को एक पूरा फ्लोर जो है वो ख़वातीन को अलॉट कर दीजिएगा, ताकि उनकी प्राइवेसी भी बरकरार रहे। उस फ्लोर पे किसी मर्द को चैम्बर ही अलॉट नहीं किया जाएगा। मेल जो एडवोकेट्स हैं उनको दूसरे फ्लोर्स में एडजस्ट किया जाएगा और ख़वातीन को एक ही फ्लोर पे सारी को एडजस्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनके पास होने चाहिए। जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, आने जाने का बड़ा मसला होता है, और फिर डे केयर सेंटर अगर बन जाएगा तो उसके हवाले से उनको अपने बच्चों के भी बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो सारी इंशाल्लाह पूरी होंगी। जैसे आपने बात किया कि आपकी मिसेस भी एडवोकेट हैं, तो घर पे क्या नॉर्मल माहौल होता है या आपस में वैसे ही जैसे कोर्ट कचहरी में मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, बात होती है, डिबेट्स होती हैं, उस तरह का माहौल होता है?
ऑफिस में होती रहती, डिबेट्स घर में नॉर्मली रहते हैं। हाँ सही। तो आपने जैसे भी मुझे बता रहे थे ऑफ रिकॉर्ड के ऑलमोस्ट माशाल्लाह 15 साल से जी, आप हो इस गए। फील्ड में हैं, तो फैमिली में से पहले भी कोई था और उनसे इंस्पायर हुए, या किस किस शख्सियत ने आपको इतना मुतासिर किया कि आपने सोचा कि मुझे जो है अपने मुल्क के लिए, अपने कानून साज इदारों के लिए जो है वो सर्व करना है? जी डेफिनेटली जो है, मेरा ख्याल है अगर कोई बंदा पाकिस्तान में वकील बनता है तो कायद आज़म से बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे बड़ी इंस्पिरेशन एडवोकेसी में कोई नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में या आप कह लें कि रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स में मैं सैयद अली गिलानी साहब जो हैं उनसे इंस्पायर हूँ। मैंने अपने बेटे का नाम भी उनके नाम पे रखा अच्छा, है, सैयद अली माशाल्लाह। गिलानी, क्योंकि मैंने उन जैसा हौसला, उन जैसा इस्तकलाल और जो कह लें कि तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना, तो ये मैंने उनसे सीखा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलाए और पॉलिटिक्स में हम कोई मुफाद जो है उस पे अपनी जो है कमिटमेंट उसको कुर्बान ना करें। बिल्कुल। मैंने वो दौर भी देखा जब मुशर्रफ दौर में सारी हुर्रियत कौंसिल जो थी वो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने उसको डी ट्रैक कर दिया था, लेकिन सैयद अली गिलानी डी ट्रैक नहीं हुए। तो ये मेरे दो आइडियल हैं वकालत में और पॉलिटिक्स में, अली गिलानी और कायद आज़म। जैसे आपने अपने बेटे की बात की, हमेशा से एक बड़ा वो तस्वर किया जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, जी। टीचर का बेटा टीचर। तो क्या घर में भी इस तरह की कोई वो कॉन्सेप्ट है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो आगे बच्चे भी इसी में जाएंगे, या बच्चों की अपनी मर्जी है वो जिस तरह की फील्ड को अडॉप्ट करना चाहें? नहीं, मैंने बच्चों पे छोड़ा हुआ है, जो भी वो फील्ड में जाना चाहें। अगर कोई एडवोकेट बनना चाहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो जिस फील्ड में जाना चाहे। ये मैं समझता हूँ कि हर बच्चे का अपना राइट है कि वो जिस फील्ड में उसका लगाव है उसको उसी में जाना चाहिए। वालदैन को अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो इम्पोज नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे वालदैन को देखा है कि ज़िंदगी में जो वो खुद नहीं बन सके, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे बनेंगे। हमने इनको, अगर कोई बंदा डॉक्टर नहीं बन सका तो उसने कहा जी मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे अंदर की ख्वाहिशात हैं वो मैं किसी और पे इम्पोज कर दूं। हाँ, और हालांकि हो सकता है कि आपकी बच्चे की कैपेसिटी किसी और चीज़ जी, में जी, ऐसे हो ही। और वो उसमें एक्सेल करे। आपने जैसे 15 साल पहले ये सफ़र शुरू किया, तो आपको लगता है कि उस टाइम में और अब के यंगस्टर्स में कुछ फ़र्क है? जो नए आने वालों को आप देखते हैं, जब आपने सफ़र का आगाज़ किया था तो उस टाइम पे किस तरह का माहौल था और किस तरह अपने सीनियर्स के साथ उनका जो है वो एहतराम किया जाता था, कि आपके यंगस्टर्स में उस तरह की तमाम वो खूबियाँ मौजूद हैं? पाकिस्तान में माहौल शुरू से ऐसा ही है। मैंने ये वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हमारे बार में बड़े सीनियर लॉयर हैं, बहुत मैं उनको आइडियलाइज़ करता हूँ, सूफ़ी हामिद अमीन साहब। अच्छा। मैंने उनको एक दफ़ा कहा, और भी बुज़ुर्ग बैठे हुए थे बार में, सुबह इकट्ठे बैठते हैं, उसको हम ज़ीरो पीरियड कहते हैं। मैंने उनसे कहा सूफ़ी साहब, मेरा आपसे गिला है कि आपके बड़ों ने आपको अच्छा पाकिस्तान दिया था, आप हमें जो पाकिस्तान दे के जा रहे हैं आने वाली नस्ल को, ये आप अच्छा पाकिस्तान हमें दे के नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी मैं आपकी बात को जो है वो कहता हूँ ये गलत है। उन्होंने कहा जी मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि 1960s में एक बड़ा मशहूर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। उसमें बहुत नुकसान हुआ था। वो ट्रेन के बड़े हादसात में से एक हादसा है। जी। कहते जी एक बंदा कहता है कि मैं मलबे थले दबा हुआ था, मलबे के नीचे से मेरा बाजू बाहर था, तो मैं उसको हिला रहा था कि कोई बंदा मेरी मदद को आए। करे। कहते मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि वो बंदा मेरी मदद के लिए आ रहा है। वो बंदा मेरे पास आया, मेरी घड़ी उतार के चला गया। वो कहते पाकिस्तान शुरू से ही ऐसा था। ठीक है, तो अब जो न्यू कमर्स आ रहे हैं ये भी हमारी तरह के ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत अच्छे थे और ये अच्छे नहीं हैं। मसला ये है कि अब एक इन्फ्लक्स आया है जो तादाद में बहुत ज़्यादा है। उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनकी कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से नहीं हो रहा। बिल्कुल। मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारे जो लड़के हैं नए, वो बेचारे जो है वो फील्ड छोड़ के जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला कैरियर काउंसलिंग करेंगे, उनको बताएंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे कि आप इन फील्ड्स में जो है वो देखिए। हमारे वकालत में बहुत ज़्यादा शोबे हैं, कई ऐसे शोबे हैं, ऐसे फील्ड हैं वकालत के अंदर जिन पे किसी का फोकस ही नहीं है। उसमें तादाद कम है
और सिखाना बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़रूरी और है। करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जी। ज़रूरी है, जैसे कि आपके एजेंडे में भी शामिल है। तो इंशाल्लाह। हम दुआ गो हैं कि जी। आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा आमीन, करे। विश यू आमीन। ऑल द बेस्ट आपके थैंक इलेक्शन यू, के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने थैंक हमें यू। और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जितने भी बाढ़ के मसाइल हैं वो हल हों। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना आमीन। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।